हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय कटारिया। तो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्लास 12th, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्किंग स्कीम से भी एंड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहता हूँ एक केस स्टडी रिलेटेड टू टाटा ग्रुप। देखिए, टाटा ग्रुप को स्टार्ट हुए 100 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं और आज अगर हम इनके ज़रा सा इफ़ वी हैव अ लुक ऑन द डिटेल्स ऑफ द टाटा लाइक हेडक्वार्टर्स, फाउंडेड एरियाज ऑफ बिजनेस and group revenues, shareholder base, number of companies, listed companies, number of employees, इंटरनेशनल प्रेजेंस, इंटरनेशनल रेवेन्यूज़ जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आप जान सकते हैं कि कोई बहुत छोटी कंपनी नहीं है, लेकिन ये हमेशा इतनी बड़ी भी नहीं थी। आइए इसके बारे में कुछ बात करें कि लीडरशिप के मामले में आज टाटा कहाँ है। टाटा स्टील अमंग द टॉप 10 स्टील मेकर्स इन द वर्ल्ड है, यानी कि 4th लार्जेस्ट कंपनी है टाटा स्टील इन स्टील सेक्शन। टाटा मोटर्स की बात करें तो टॉप 5 कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड हैं। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन टी इन द वर्ल्ड। टाटा केमिकल्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोडा ऐश। टाटा कम्युनिकेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होलसेल वॉइस कैरियर्स। यही नहीं, इसके अलावा टाटा की अगर आप ब्रांड्स की बात करें, इनके प्रोडक्ट्स की बात करें, तो एक सर्वे बताता है कि ऐसा कोई इंडियन नहीं है जिसकी लाइफ को टाटा ने टच ना किया हो। यहाँ तक कि हमारी स्क्रीन पर भी टाटा के प्रोडक्ट्स का आना एक ही बार में मुश्किल है। ना सिर्फ टाटा सॉल्ट है, जैगवार लैंड रोवर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, वोल्टास, टाटा स्काई डीजल, टाटा इंडिकॉम था, टाटा कैपिटल यानी कि रियल एस्टेट मार्केट, टाटा टी, स्टारबक्स को टाटा लेकर आया इंडिया में, एंड ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड पैलेसेस, ऑल दीज कंपनीज एंड मैनी मोर अंडर दे कम अंडर टाटा ग्रुप। फाइन, तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, इसके पीछे क्या सक्सेस रही है या सक्सेस के क्या सीक्रेट्स रहे हैं। इनिशिएटिव्स की बात करें तो इट established the first steel plant, started first power plant, pioneered civil aviation। इंश्योरेंस की बात करें तो कंट्री में सबसे पहले इंश्योरेंस कौन लेकर आया? टाटा। started the country's first chain of luxury hotels, led commercial vehicle production, pioneered software development। आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रैंक 1 करती है इंडिया में, यानी कि एक्सपोर्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज नंबर 1 इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चर द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस पैसेंजर कार द इंडिका। यही नहीं, और भी बहुत सारे फ्लैगशिप्स हैं इसके। व्हाट हैज़ मेड टाटा ग्रुप सक्सेसफुल? टाटा ग्रुप इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? ना सिर्फ टाटा बल्कि इसी की तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज के आज रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने सक्सेस को अचीव किया। हाउ एंड वाई? तो बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। क्या है प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल जैसा कि नॉर्मली हम बात करें तो सिद्धांत, लोग कहते हैं ना कि मेरा भी प्रिंसिपल है, आज मेरी सक्सेस के पीछे मैं अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना मानता हूँ। इसी तरह यहाँ प्रिंसिपल्स हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर डेवलप्ड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। डेली लाइफ में रोज़ कोई ना कोई न्यू एक्सपीरियंसेस आते हैं, मैनेजर्स की लाइफ में ही नहीं बल्कि सभी की लाइफ में, और वो एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते भी हैं बिकॉज दे बिकम द रीज़न फॉर आवर फेलियर्स एंड आवर सक्सेस। फाइन, तो कई बार हमारे फेलियर्स भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, बोथ दे गो टुगेदर। हमें हर एक से सीखने को मिलता है, फेलियर से भी सक्सेस से भी, बट इन्हीं ऑब्जर्वेशन से, इन्हीं एक्सपीरियंसेस से प्रिंसिपल बनाए गए हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। सो देखिए, यहाँ पर एक और बात आपके साथ डिस्कस करूँगा, कौन से ऑथर्स हैं, कौन आपके प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं इस चैप्टर में। दो हैं, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर एंड हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हम करेंगे 14, और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के प्रिंसिपल हैं जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। इनके प्रिंसिपल्स तो हैं 4 लेकिन टेक्निक्स हैं 8, तो ऑलमोस्ट इक्वली हैं, 12 इनके एंड 14 उनके। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो बात करते हैं FW टेलर जो कि पॉपुलरली कहे जाते हैं। इनका लाइफ टाइम, इनका प्रोफेशन, एजुकेशन, पोजीशंस हेल्थ एंड डिफरेंट जो एसोसिएटेड रहे हैं कहीं ना कहीं कंपनीज़ के साथ, उनकी डिटेल आपके सामने है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनका
बहुत पॉपुलरली नाम कहा जाता है। यही नहीं, इनकी 3 मेन सोच थी जिन पर बेस्ड अपने प्रिंसिपल्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया। पहली ये कि मॉडर्न मैनेजमेंट वाज अनप्रोफेशनल एंड शुड बी स्टडीड एज अ डिसिप्लिन, यानी कि मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है विच शुड बी स्टडीड स्ट्रिक्टली टू फॉलो डिफरेंट प्रिंसिपल्स इन रियल लाइफ। दूसरी बात, वर्कर्स शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट, इन्होंने पूरी सोच को ही चेंज करने का एक फोकस किया। दे शुड नॉट मीन्स मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड नॉट थिंक दैट दे आर कॉम्पिटिटर्स, रादर दे शुड थिंक देमसेल्व्स टू कोऑपरेट विद ईच अदर। फाइन, वो दोनों मिलकर कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, इसे कहते हैं कंप्लीटनेस के ऊपर फोकस करते हैं। और तीसरी बात थी पार्टनरशिप बिटवीन अ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड अ कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स। इनकी डिटेल आगे हम इनके प्रिंसिपल्स और इनकी टेक्निक से जानेंगे कि व्हाट ही एक्चुअली फोकस्ड ऑन। ओके, सो नेक्स्ट कम्स, अगर बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट की, साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसकी हेडिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस इज व्हाट? साइंस इज नॉट गैस वर्क। साइंस कहती है रूल, थंब ऑफ रूल को आप रिप्लेस कीजिए, किससे? साइंटिफिक अप्रोच से। साइंस कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को मानती है। कॉज एंड इफेक्ट क्या हुआ? For every activity there should be a logic, there should be a reason, and for that reason, because of that reason some results come। इन्हीं की बात यहाँ है। टेलर ने कंट्रीब्यूट किया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में एंड साइंटिफिक टेक्निक्स में, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने। ना सिर्फ ये, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि हर लॉजिक को फॉलो करो। पहले तो सोचिए कि कुछ हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट शुड बी द रीज़न, फाइंड द रीज़न। साइंस क्या कहती है? देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरी थिंग विच हैपन्स। इफ़ यू फाइंड दैट रीज़न यू विल बी नोइंग things better, in a better manner, you will be able to handle the situations in a better manner। तो बस इसी चीज पर फोकस किया गया। यहाँ पर भी बात ऐसे ही हो रही है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये 4 प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के FW टेलर ने दिए, यानी कि इन्हें सजेस्ट किया कि इफ़ इन डेली लाइफ मैनेजर्स फॉलो दीज 4 प्रिंसिपल्स दे कैन चेंज देयर अचीवमेंट्स। वो अपनी अचीवमेंट्स के एक हाई, जिसे कहते हैं पीक, को अचीव कर सकते हैं। व्हाट दीज प्रिंसिपल्स आर, सो लेट्स स्टडी इन डिटेल। जैसे अगर बात करते हैं हाउ द एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड, एम्प्लॉयज़ को प्रमोट किन बेसिस पर किया जाना चाहिए? क्या उनकी एज के वाइज, यानी एज के बेसिस पर, उनकी सीनियरिटी के बेसिस पर, और परफॉर्मेंस के बेसिस पर? तो साइंटिफिक प्रिंसिपल कहता है कि उन्हें किया जाना चाहिए प्रमोट साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पर। फाइन, इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस करवाया FW टेलर ने, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को कई ऊंचाइयों तक लेकर गए। आज भी इनके प्रिंसिपल्स उतने ही वैलिड हैं जितना बहुत पहले 1915 में हुआ करते थे। इट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलप वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। इन्होंने कहा हिट एंड ट्रायल रूल्स को रिप्लेस कीजिए, किससे? साइंस से। Sending information by email instead of post has made the process of communication fast। फाइन, तो यानी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे फास्ट हुआ है? न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को फॉलो करके, और उसके लिए कभी भी किसी भी मैनेजर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ओनली वन बेस्ट मेथड इज़ टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू फाइंड दैट मेथड एंड फॉलो दैट। फाइन, रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड। याद रखिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के मेथड्स तो बहुत हैं, लेकिन सबसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड एक ही होता है। तो योर फोकस शुड बी ऑन फाइंडिंग द वेज to find that method and follow it. Adopt the best practices to save human energy, wastage of time and material. Example दिया, sending information by email instead of post, जो अभी बात की, is more effective. So we should follow the effective method in daily life for every activity. मैनेजमेंट एक्सपेक्ट क्या करता है? इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा कि मैनेजमेंट क्या चाहते हैं, वर्कर्स क्या चाहते हैं। मैनेजमेंट चाहता है हाई प्रॉफिट,
वर्कर चाहते हैं हाई सैलरी, मैनेजमेंट चाहता है हाई सेल्स, वर्कर चाहते हैं हाई प्रमोशन, एंड वर्कर्स मैनेजमेंट चाहता है एक्सपेंशन ग्रोथ, वर्कर्स चाहते हैं जॉब सिक्योरिटी। तो क्यों ना इन दोनों को कंबाइन किया जाए, जो वर्कर्स चाहते हैं उन्हें भी मिले और जो मैनेजमेंट चाहता है उसे भी मिले। इसी बात को कहा गया व्हाट मैनेजर्स कैन डू इट टू मेक पॉसिबल बाय ट्रांसफरिंग द थिंकिंग ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अपनी सोच को बदलना चाहिए रियल लाइफ में। यही बात यहाँ कहता है ये वाला प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फर्स्ट के बाद जो ये सेकंड प्रिंसिपल आता है, देयर शुड बी एब्सोल्यूट अंडरटेकिंग एंड हार्मनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हार्मनी का मतलब क्या हुआ? दे शुड नॉट फाइट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, rather what should be done? They should cooperate with each other to maximize the profits of the company. Management should share the gains of the company if any with the workers. In return workers should work hard. अगर दोनों अपने अपने इन एक्टिविटीज़ पर फोकस करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का chaos नहीं होगा, किसी तरह की जिसे कहते हैं कि डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं होगा। इसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में ये किन बात पर फोकस किया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने? एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड बी देयर। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। दे शुड शेयर द गेन्स, मीन्स मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स। इन रिटर्न वर्कर्स शुड वर्क हार्ड। इन चीज़ों पर फोकस किया जाए तो किसी कंपनी में किसी भी तरह के, अभी बात की ना, ओपिनियन में किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। फाइन। तो इन प्रिंसिपल्स को रियलिटी में फॉलो करवा के उन्होंने प्रूव भी किया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। ये देखिए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। इस प्रिंसिपल पर फोकस्ड है। मैनेजमेंट शुड अवार्ड वर्कर्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशंस ऑन डिसीजन मेकिंग। लाइक टीम वर्क पे फोकस होना चाहिए। वर्कर्स और मैनेजर्स एक टीम की तरह काम करें और सब लोग मिलकर काम करें, कोऑपरेट करके। इस पर फोकस किया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वर्कर्स शुड अवॉइड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड एंड स्ट्राइक्स। दोनों के अपने अपने फर्ज हैं, अपने अपने कमिटमेंट्स हैं। व्हाट दे से, दे शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स। यही बात लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी सक्सेस के रीजंस बनाती हैं। नेक्स्ट इज, और इसके अंदर जो फोकस किया गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, यही कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की एक्सटेंशन फॉर्म है। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। मैनेजमेंट शुड अवॉर्ड वर्कर्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन। वर्कर्स शुड अवॉइड मेकिंग अनरीजनेबल demand and strikes. Employer take care of the needs of employees. They must take care of the needs of employees. Fine. And how to increase industrial production, इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज कैसे की जाए, इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। फाइन। So development of each and every person to their greatest efficiency and prosperity is the last principle, यानी कि फोर्थ प्रिंसिपल है। इसमें क्या कहा गया? From the very starting, जब आप एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, at that time आपको वैसी क्वालिफिकेशन जैसा उस जॉब में रिक्वायर्ड है मैच करनी चाहिए। किस एम्प्लॉय में वैसी क्वालिफिकेशन है जो बेस्ट सूटेड पर्सन है उस जॉब के लिए, दैट शुड बी सिलेक्टेड एंड शुड बी गिवन दैट जॉब। ऑब्वियसली रिजल्ट्स विल कम। और जब हर एम्प्लॉय जो कि एक यूनिट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, इफ ही और शी puts his or her best, यानी 100%, तो organizational goals will definitely be achieved. Provide training to the selected employees and assign work according to their physical, mental and intellectual ability. ऐसा किया जाना ज़रूरी है। ये 4 principles अपने आप में मैनेजमेंट के, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। बाकी की जो कुछ और भी फोकस किए जाने चाहिए वो टेक्निक्स हैं, जैसे अभी हम करने वाले हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी को जस्ट हैव अ लुक ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर ये कॉन्सेंट्रेट करता है। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंसी। सेकेंड, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड, उनके बेसिस पर सिलेक्ट किया जाना चाहिए एम्प्लॉय। थर्ड, provide training to the selected employees. Fourth, assign work according to the person's ability, physical, mental and intellectual. And the last but not the least is greatest efficiency and prosperity for both
कंपनी एंड वर्कर्स मस्ट बी एंश्योर्ड विद दिस प्रिंसिपल। अब आती है बात टेक्निक्स की। टेक्निक्स एक नहीं है, कई सारी आपको बताया था कि टोटल मिलाकर 8 टेक्निक्स हैं, जिसमें फंक्शनल फॉर्मैनशिप है, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है, और वर्क स्टडी के अंडर आती हैं टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। सो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन एज द नेम सजेस्ट, मीनिंग होता है ऐसी टेक्निक जिसमें कंपनी स्टैब्लिश करती है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की भी, साइज की, क्वालिटी के, देन प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टैंडर्ड। हम किसी भी ब्रांडेड या किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में जब बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रहता है कि वो कंपनी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। कंपनी के स्टैंडर्ड्स पैकिंग के, कंपनी के स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट के, उसके साइज के, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स के, इन सब के। ओके, सो बेनिफिट्स की बात करें तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस मैन एंड मशीन्स। अगर हम किसी भी ब्रांड्स की बात करते हैं तो बड़ी कंपनी जिनका नाम है, जिनकी रेपुटेशन है, जिनके गुडविल है मार्केट में, वो इसी वजह से है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, ना सिर्फ प्रोडक्ट्स के बल्कि एम्प्लॉयज़ के भी। फाइन। और स्टैंडर्डाइजेशन की बात पर फोकस करें तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। Company establish a standard such as product dimension, size, quality, and then company produces product on the basis of that standard. For example, अगर मेरा मोबाइल फ़ोन का कोई पार्ट मुझे बाय करना है तो what I will say to the service center, मैं उस मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर बताऊंगा उन्हें और उस प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा। फाइन। and definitely they will give me because of the model number or product number. So इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी एक प्रिस्क्राइब्ड एक स्टैंडर्ड है जिन्हें फॉलो कर रही है। जिस भी कस्टमर के पास वो मॉडल नंबर होगा उनमें वो प्रोडक्ट, वो पार्ट बिल्कुल फिट बैठेगा। ऐसे ही इन कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं स्टैंडर्डाइजेशन को अचीव करने के। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस हो सकता है, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मैथड और वर्किंग कंडीशंस का भी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा भी क्लियर ऑब्जेक्टिव है इसका। द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी इन मटेरियल, establish standards of performance of men and machines, and to reduce a given line or product to fixed type, size and characteristics. Fine. यही टेक्निक आगे इसको ही एक्सटेंड करें तो सिंप्लीफिकेशन को भी फॉलो करवाती है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स अनवांटेड, अनरीजनेबल, जिसे कहा जाए कि प्रोडक्ट्स में फीचर्स को ऐड नहीं किया जाना चाहिए। इट एम्स एट रिमूविंग अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस। लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, इजी टू यूज़ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। बेनिफिट इसका ये है कि सेव्स कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल। इट इम्प्लाइज रिड्यूस्ड इन्वेंट्रीज, यानी इसके स्टॉक कम मेंटेन करना पड़ेगा, फुलर यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट्स का होगा और टर्नओवर इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होंगी। फाइन। तो सिंप्लीफिकेशन मीन्स सिंप्लीफाइड वे में आप अपने प्रोसेसिंग रखिए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की, प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की, सो दैट इट शुड बी इजी टू यूज़, इजी टू डिस्प्ले, इजी टू एक्सप्लेन हो। फाइन। इसके ये बेनिफिट्स हैं। और भी टेक्निक्स हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद, जिसके सिंप्लीफिकेशन के मेन पॉइंट्स थे रिमूविंग अननेसेसरी वेराइटीज, साइज एंड डायमेंशन, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अननेसेसरी का मतलब मीन्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, विच विल ओनली इंक्रीज द कॉस्ट एंड ओनली इंक्रीज द लॉसेस। नेक्स्ट की बात करें तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। फंक्शनल फॉर्मैनशिप इस पर बेस्ड है कि जो प्लानिंग कर सकते हैं, मेंटल वर्क कर सकते हैं, उन लोगों की एक्टिविटी अलग होनी चाहिए और वो लोग डिफरेंट होने चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होनी चाहिए बिकॉज दे आर गुड इन दैट एक्टिविटी ओनली। और जो लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो लेबोरियस काम कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी और वो लोग अलग होने चाहिए जो उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, जो इस जॉब में परफेक्ट हैं। फॉर दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस विच इज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। बेनिफिट्स क्या है इसके? प्रमोट करता है डिवीजन ऑफ वर्क फ्लोर लेवल पर, इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ द फोरमैन। फोरमैन का मतलब क्या हुआ?
हुआ? सुपरवाइजर्स, फोरमैन, इंस्पेक्टर्स, ये थर्ड यानी कि ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं. अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज, उन्होंने डिवाइड किया टू पार्ट्स में, प्लानिंग इंचार्ज एंड अदर इज प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज कौन होते हैं? वो ऑफिसर जो कि फोरमैन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 4. कौन से? रूट क्लर्क. फाइन. रूट क्लर्क का काम क्या है? रूट क्लर्क एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका काम है स्पेसिफाई करना कि प्रोडक्शन किस रूट से पास करेगी. फर्स्ट व्हाट शुड बी डन, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, वो रूट सेट करता है. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जैसा कि नाम ही बता रहा है, वो टाइम पर भी फोकस करता है, कॉस्ट पर भी फोकस करता है. टाइम एंड कॉस्ट मस्ट बी विद इन द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड. Fine. So time for starting and completion of the job. Within that time span, job must be completed. If it is not going on according to that, he will take action or she will take action. Disciplinarian maintain करता है discipline. एंड नेक्स्ट बात करें, कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क इशू वेरियस इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स टू कैरी ऑन द जॉब. यानी कि इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क वो है जो कि ऑन द स्पॉट वर्कर्स के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता है और इंस्ट्रक्शंस देता है बाय ऑब्जर्विंग देयर एक्टिविटीज कि व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर डोंट्स. Okay, next comes production in charge. In production officer there are 4 specialists, यानी 4 bosses हैं जिसे कह सकते हैं. इंस्पेक्टर who checks the quality of work, तो इसे कहेंगे कि quality analyst है. ये on the spot check करता है कि whether things are being produced according to the quality standards or not. Repair boss maintains the machinery and other equipments if what is required for the repair ensure करता है. Speed boss check the cause for delay and remove them. If there is some delay in action, action will be taken against the speed boss. Gang boss makes arrangement of machinery, material, tools, etc. Gang boss का ड्यूटी ही इसकी यही है कि अरेंज करके रखना मशीनरी, मटेरियल, टूल्स. There should not be shortage of any of these. Fine. Otherwise action will be taken against any of, means according to their responsibilities action will be taken against those people. तो अगर हम इन्हें याद करने का तरीका ढूंढें तो इसकी बात करें, CCD यानी 3 है क्लर्क और एक डिसिप्लिनेरियन अंडर प्लानिंग इंचार्ज. और अगर यहाँ बात करते हैं तो BBI 3 है बॉस एंड एक है इंस्पेक्टर प्रोडक्शन इंचार्ज. फैक्ट्री मैनेजर के अंडर प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरी तरफ प्लानिंग मैनेजर, उसके बाद स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर. इस तरह का इसका डायग्राम है. ऑलवेज रिमेंबर. और सबसे नीचे कौन लोग आते हैं? वर्कर्स, जिनके ये इमीडिएट एकदम कांटेक्ट में है. फाइन. सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नॉट फॉरगेट इट. फाइन. तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो टेक्निक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल टेक्निक है. एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड मोर अंडर दिस एट अ हायर रेट व्हेन प्रोडक्शन राइजेस अबव द स्टैंडर्ड. लुक, देयर इज अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क which should be achieved. For example, अगर हम बात करते हैं 8 chairs must be produced in 8 hours, and if a labor produces more than 8 chairs in 8 hours, he should be paid more than the person who produces less. तो बहुत सिंपल है, जिसने ज़्यादा काम किया, जिसने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाई, उससे ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिला, और जिसने कम दिखाई उसके रिवॉर्ड्स ले भी लिए गए. फाइन. सो लेस एफिशिएंट वर्कर्स आर टू बी पेड लेस व्हेन द प्रोडक्शन फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड. इससे क्या होगा? एवरी एम्प्लॉय विल बी एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मोर. जी. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क, लोअर रेट्स फॉर दोज हु प्रोड्यूसेस लेस देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मिनिमम वेजेस इज नॉट गारंटीड. ओके. देन कम्स वर्क स्टडी, जिसमें हम ये 4 स्टडीज पढ़ते हैं: टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मैथड स्टडी, फटीग स्टडी. एज द नेम सजेस्ट, टाइम स्टडी की बात करते हैं पहले. पर्पस ऑफ वर्क स्टडी इज व्हाट? फाइंडिंग द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म द टास्क, रिड्यूसिंग द वेस्टेज. इन सभी एक्टिविटीज पर फोकस करके, इन्हें कंट्रोल करके, इन स्टडीज के थ्रू अपने रेवेन्यूज को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया FW टेलर ने. इट रिड्यूसेस वेस्टेज, कैलकुलेट वेज रेट हम देंगे, इंप्रूविंग वर्क प्रोडक्टिविटी. मेथड स्टडी इज व्हाट? देखो,
मेथड हुआ वे ऑफ डूइंग थिंग्स. देयर आर मेनी वेज टू डू डिफरेंट थिंग्स बट द बेस्ट मेथड शुड बी अडॉप्टेड. फाइन. बेनिफिट्स हैं aimed at standardizing the job, minimize the cost of production. इंस्ट्रूमेंट यूज क्या किए गए इन मेथड स्टडी को प्रूव करने के लिए? उसने प्रोसेस चार्ट्स का यूज किया, ऑपरेशंस रिसर्च का यूज किया, क्योंकि एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक अप्रोच रखता था, उसने साइंटिफिक तरीकों को फॉलो किया. ना सिर्फ ये, उसने मोशन स्टडी में कुछ इसी तरह का यूज किया. मोशन स्टडी होता है मूवमेंट ऑफ लिम्स, हाथ पांव की मूवमेंट को कैसे कम से कम किया जाए, अनवांटेड मूवमेंट्स को कैसे रिड्यूस करें, सो दैट की रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी एंड वर्क एफिशिएंसी ऑफ द लेबर मस्ट बी इंक्रीज्ड. इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस एक्सेट्रा which are undertaken while doing a typical job. Unnecessary movements to be eliminated so that it takes less time to complete the job efficiently. Fine. So benefits क्या है? Possible to find out motions which are productive and which are unproductive. Unnecessary movements are removed so to complete the job efficiently. And instruments use किए उसने stop watches and various symbols and colors. Then comes time study. As the name suggests, टाइम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हर एक्टिविटी के लिए. उन्हें एनालाइज किया जाना चाहिए. टाइम टेकन बाय ईच वर्कर टू फिनिश अ स्टैंडर्ड. बेनिफिट्स इसके ये हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए एम्प्लॉय करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगी, क्या सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स होंगी, इन्हें फाइंड करने में हेल्प करती है टाइम स्टडी. इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स बाय क्रिएटिंग टाइम अवेयरनेस. इंस्ट्रूमेंट यूज किए उसने स्टॉप वॉचेस. ओके. टाइम स्टडी के बाद बात आती है फैटीग स्टडी की. फैटीग का मतलब होता है टायर्डनेस. इसे ऐसे हम स्टडी करेंगे कि इन लॉन्ग वर्किंग आवर्स एवरी पर्सन वेदर ही और शी इज मोस्ट एफिशिएंट, उन्हें भी टाइम स्पैन इतने लॉन्ग में क्या चाहिए, बीच में पॉजेस चाहिए. पॉजेस फॉर व्हाट? टू रीगेन द स्टैमिना. There should be the proper rest intervals between two work span. अगर हम देखें क्रिकेट मैचेस या कोई भी और फुटबॉल के या कोई गेम स्पोर्ट्स में, तो उसमें भी बीच में क्या आते हैं? इंटरवल्स आते हैं टू रीगेन द स्टेमिना. यहाँ तक कि मूवी भी देखें तो इंटरवल आता है कि भाई पॉपकॉर्न खा लो, क्योंकि आप देखते देखते मूवी को थक गए होगे. यही बात यहाँ स्टेमिना रीगेन करने में फैटीग स्टडी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इसके बेनिफिट्स भी इसी वजह से हुए. अ पर्सन विल फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली if she or he does not rest while working. Help workers to regain stamina and work again with the same capacity to maximize production. Fine. तो यहाँ पर हम करते हैं सारे इस स्टडी के साथ, फैटीग स्टडी के साथ एफडब्ल्यू टेलर के सभी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को ओवर. और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे फेओल के 14 प्रिंसिपल्स. ओके, इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिएगा.